गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल भार्गव श्रीराम क्लासेस बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम हिंदी विषय में समास का टॉपिक शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम अव्ययभाव पढ़ चुके हैं, तत्पुरुष पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन तत्पुरुष के जो अन्य भेद हैं उनके बारे में आज जानकारी लेंगे। तो बच्चों हेडिंग डालें तत्पुरुष समास के अन्य भेद। तत्पुरुष समास की अन्य भेद। इसमें बच्चों अन्य भेदों में से आजकल प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए टॉपिक करना जरूरी है। यहाँ पर हम 4 भेद पढ़ेंगे बच्चों। अगर आपने नाम सुने हों, ने तत्पुरुष समास, दूसरा उपपद तत्पुरुष समास, तीसरा लुप्त पद तत्पुरुष समास और चौथा भेद आता है अलुप्त तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं ने तत्पुरुष समास। ये होते क्या है, इनकी किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डालें ने तत्पुरुष समास। ने तत्पुरुष समास। देखो बच्चों, ने का मतलब क्या होता है, यहां से प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। ने का अर्थ जो होता है वो होता है नहीं, नकार बोलते हैं। इस ने का अर्थ क्या होता है, नकार। नकार का मतलब जिसे मना कर दिया जाए, कोष्टक में आप लिख सकते हैं नकार। मतलब वह सामासिक पद जिसमें नकार अर्थात अभाव, कमी, नहीं का बोध होता हो। वह सामासिक पद जिसमें नकार अर्थात अभाव, कमी या नहीं का बोध होता हो, वो ने तत्पुरुष समास होता है बच्चों। अब ध्यान से सुने, यहाँ से प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। मैं यहाँ पर कुछ उपसर्ग लिख रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपको बताया प्राय उपसर्ग से जुड़े हुए शब्द किस में आते हैं, अव्ययभाव समास में। तो लेकिन अगर ने तत्पुरुष समास पूछ रहे हैं तो वहाँ पर किस प्रकार के, जैसे अ, अन, अन, ने, ना, निर, निस इत्यादि, इस प्रकार के उपसर्ग हैं, इनसे जुड़े हुए शब्द आते हैं। लेकिन इनसे जुड़े उपसर्ग आ जाए तो ये अव्ययभाव में भी आ सकते हैं, ने तत्पुरुष समास में भी आते हैं। हमें कब अव्ययभाव समास करना है और कब ने, उस पर चर्चा करेंगे। अब ये जो अन, ने, ना, निर, निस आदि जो उपसर्ग लिखे हैं, ये नहीं का बोध करवाते हैं, कमी का बोध करवाते हैं। अन न हलंत भी हो सकता है और न बिना हलंत भी हो सकता है, दोनों का एक है। जैसे ए उपसर्ग से शब्द देखें, जैसे मैं ये लिखूं शब्द अशिक्षा, अशिक्षा, इसका समास विग्रह क्या होगा, बिना शिक्षा के, बिना शिक्षा के। तो देखो यहाँ पर शिक्षा का अभाव हो गया, ठीक है ना, शिक्षा की कमी होगी, नहीं का बोध हो रहा है यानी बिना शिक्षा के, ठीक है ना, अशिक्षा। इसी प्रकार से अन्याय, बिना न्याय के, अहित, बिना हित के, ठीक है। ये इस प्रकार के शब्द आएंगे जिनमें उपसर्ग लगा होगा। जैसे यहाँ पर अ उपसर्ग लगा है, अशिक्षा, न्याय में अ लगा है, हित में अ लगा है। कहीं ऐसा मत समझना अन्याय में अन उपसर्ग है, अन नहीं अ उपसर्ग है, न्याय शब्द में लगा। अब यहां पर अन, न हलंत वाला शब्द देखें, अनधिकार। बच्चों यहां पर कई बच्चे गलत कर देते हैं, अनाधिकार शब्द मानते हैं। कई कहते हैं कि जी अनधिकार शब्द नहीं होता, वो कहते हैं अनाधिकार शब्द होता है, अनाधिकार नहीं होता। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। इसके आप अगर टुकड़े करते हैं तो इसमें ये उपसर्ग निकलता है अन्न, धन, अधिकार। बात तो आपकी सही है, और इसका अर्थ भी यही हो गया। अन्न का मतलब बिना, अधिकार के बिना, अधिकार के अनाधिकार बना। और यदि शब्द ये लिखते हैं अनधिकार,
तो यहाँ पर अन न हलंत निकल जाता उपसर्ग, अन धन अधिकार। इसका समास विग्रह भी वही होगा, बिना अधिकार के। अब आपके हिसाब से ये भी सही है और ये भी, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अगर देखते हैं तो ये वाला सही है। परीक्षा की दृष्टि से देखोगे ये वाला ही सही है। परीक्षा में ये शब्द शुद्धि में कई बार आ चुका है बच्चों। अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बिना अधिकार के। तो शब्द होता है अनधिकार। ठीक है, उसके बाद में देखें, अनधिकार के बाद में शब्द लिखें, इसका समास विग्रह लिख दो साथ में, बिना अधिकार के। अनुपयोगी, अभी इसमें अनु उपसर्ग नहीं है, अन उपसर्ग है। उपयोगी में अन लिखा है। बिना उपयोग के, या जो उपयोगी नहीं हो। अनावश्यक, बिना आवश्यकता के, जिसकी आवश्यकता नहीं हो। इसी प्रकार से अन, इसकी बात करें, इसको हम लिखेंगे अनपढ़। पढ़ में अन उपसर्ग लगा और अन का मतलब भी बिना, जो पढ़ा नहीं हो, बिना पढ़ा हुआ। समास में क्या होगा? बिना पढ़ा हुआ। अनजान, जो जानता नहीं हूं। अनहोनी, जो होने वाला नहीं हूं। ठीक है, न का अर्थ भी नहीं होता, जैसे हम लिखें न ग। ग में न उपसर्ग लगा है। क्या उपसर्ग लगा है? न का अर्थ होता है नहीं। न का अर्थ क्या होता है? नहीं। और ग का अर्थ होता है गमन करना। गमन मतलब चलना। जो गमन नहीं करता हो उसको कहते हैं नग। और गमन कौन नहीं करता? पहाड़। नग पहाड़ को कहते हैं। अनेकार्थी शब्द है बच्चों, वैसे ये नग। नग बहुमूल्य रत्न को भी कहते हैं, नगीना जिसको बोलते हैं। नग संख्या के रूप में भी आता है। कहते हैं कितने नग है, वस्तु गिनते हैं तब नग। और नग पहाड़ को भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो शाब्दिक सार्थक शब्दों में प्रयुक्त किया जाता है तो नग पहाड़ के रूप में प्रयुक्त होता है, नग। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? जो गमन नहीं करता हो, बिना गमन के, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिना गमन के। नकुल, बिना कुल के, जिसका कोई कुल नहीं हो। नकुल वैसे नेवले को कहते हैं, ये नकुल तत्सम है और नेवला तद्भव। फिर नपुंसक, जिसमें पुंसकता नहीं हो। न उपसर्ग लगा है, ना पसंद, बिना पसंद के, बिना पसंद के। ठीक है, बिना पसंद के। नालायक, जो लायक नहीं हो। ना उपसर्ग लगा है। निर्जन, बिना जन के। क्या लिखेंगे? बिना जन के। जन मतलब लोग, बिना जन के, बिना लोगों के। निर्बल, बिना बल के। इसी प्रकार से बिना धन के रूप में शब्द लिखेंगे निर्धन। निसंदेह, बिना संदेह के। बिना संदेह के। निष्काम, बिना काम के। निश्चिंत, बिना चिंता के। अब आप ये सोच रहे होंगे गुरुजी एक बात बताएं, आपने उपसर्ग में यहाँ तो निस में स दंते लगाया है, यहाँ दंते हैं, लेकिन यहाँ मूर्धन्य और यहाँ तालव्य है, तो इसको कैसे मानेंगे? ये आपको उपसर्ग पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा बच्चों। शब्द में तीनों में से कोई भी श आ जाए, उपसर्ग में सदैव दंत्य स ही माना जाता है। अर्थ एक ही होता है इनका। ठीक है, तो अब बच्चों ये शब्द जो है आपसे पूछा जाए अनपढ़ शब्द में कौन सा समास है, तो न तत्पुरुष समास है। अब देखो प्रश्न किस प्रकार से, अभी मैंने आपको समझाया, इसको इसी प्रकार से आप लिख लें।
और किस प्रकार से प्रश्न और बनता है वो मैं समझाता हूं। देखें, प्रश्न का रूप देखिएगा, मैं प्रश्न बना के आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे प्रश्न है, अनपढ़ शब्द में समास कौन सा है? ये प्रश्न है, अनपढ़ शब्द में समास कौन सा है? विकल्प ध्यान से देखें। पहला विकल्प है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय समास, और चौथा विकल्प है बच्चों बहुव्रीहि समास। अब बताओ आप इसमें कौन सा विकल्प चुनेंगे? गुरुजी आपने अभी अभी जवाब दिया था, उत्तर में प्रश्न पढ़ाया था, उसमें आपने बताया था अनपढ़ में अन उपसर्ग लगा है और ये न तत्पुरुष समास में आते हैं, तो तत्पुरुष दिया तो आप विकल्प तत्पुरुष चुनेंगे? जी नहीं बच्चों, यहाँ पर आपका उत्तर गलत हो जाएगा अगर आपने तत्पुरुष चुना है तो। कारण ये है कि यदि उपसर्ग से जुड़ी हुई कोई बात आती है, कोई शब्द पूछा जाता है जो उपसर्ग से जुड़ा हुआ है और पूछा जाता है कौन सा समास है, तो प्राथमिकता सदैव आपको अव्ययभाव समास को ही देनी है। तो गुरुजी आपने न में क्यों बताया? न में इसलिए बताया बच्चों, यदि ये प्रश्न ऐसे न होकर ये लिखा होता यहां न तत्पुरुष समास, जब विकल्प में नाम दिया है न, उस स्थिति में ही आपको विकल्प चुनना है न। उपसर्ग वाले शब्दों में उपसर्ग वाले शब्द देकर के पूछा गया है और विकल्प में न तत्पुरुष नाम दिया है, तत्पुरुष नहीं न की बात कर रहा हूं, न तत्पुरुष नाम है, उस कंडीशन में ही आप उस विकल्प को चुनेंगे। और यदि वहां न नहीं है, केवल तत्पुरुष लिखा है, उस कंडीशन में आप अव्ययभाव चुनेंगे। बात समझ में आ गई होगी ना? मैं यहाँ क्या समझाना चाहता हूं, उपसर्ग से जुड़े होने के कारण आप अव्ययभाव को ही प्राथमिकता देंगे। आप न तत्पुरुष को प्राथमिकता किस स्थिति में देंगे? उस परिस्थिति में देंगे जब विकल्प में आपके नाम दिया है न। जब तक न नाम नहीं है आप उसे अव्ययभाव ही चुनेंगे। आगे बात समझ में? तो अगर ये प्रश्न इस प्रकार से आ गया अनपढ़ शब्द में समास कौन सा है और यहाँ पर ये दोनों विकल्प दिए हैं, तब तो आप न चुनेंगे, और न विकल्प दिए ही नहीं है, उस परिस्थिति में आप अव्ययभाव समास चुनेंगे। ठीक है, अब आगे देखें। क्योंकि वो न के बारे में ही जानकर केवल तत्पुरुष दिया है तो वो आपको ये अन्य भेदों का उल्लेख नहीं करना चाहता। आपके सामने ये प्रश्न आ चुके हैं बच्चों, जिस तरीके से मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और कौन से विकल्प सही होंगे वो भी आपको मैं बता चुका हूं। अब आगे देखें, न तत्पुरुष के बाद में आता है बच्चों अगला विकल्प, अपना अगला भेद आता है उपपद तत्पुरुष समास। हेडिंग डालें और समझें इसको भी, उपपद तत्पुरुष समास। उपपद में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, उप का मतलब क्या होता है बच्चों? देखें, पद दिया है कौन सा है? उप। उप का मतलब दूसरा। उप का मतलब क्या होता है? दूसरा। ठीक है, दूसरा पद। तो इसमें हम क्या बताना चाहते हैं? वो समासिक पद लिख लीजिए, वह समासिक पद जिसमें उत्तर पद, उपपद या उत्तर पद लिखें, वह सामासिक पद जिसमें उपपद, कोष्ठक में लिखें दूसरा पद, वह सामासिक पद जिसमें उपपद अर्थात दूसरा पद जिसका, लिखें आगे लिखें,
वह समासिक पद जिसमें उपपद अर्थात उत्तर पद या दूसरा पद जिसका अपना अर्थ व्यक्त होता हो, जिसका अपना अर्थ व्यक्त होता हो, लेकिन वाक्य में स्वतंत्र रूप से जिसका प्रयोग नहीं किया जाए, लेकिन वाक्य में स्वतंत्र रूप से जिसका प्रयोग नहीं किया जाए तथा वाक्य में स्वतंत्र रूप से जिसका प्रयोग नहीं किया जाए, उपपद का अर्थ किसी शब्द के साथ जुड़ने पर ही व्यक्त होता है। आगे लिखें इसमें, तथा उपपद का अर्थ किसी शब्द के साथ जुड़ने पर ही व्यक्त होता है। दोबारा से सुने, वह समासिक पद जिसमें उपपद अर्थात उत्तर पद या दूसरा पद जिसका अपना अर्थ निकलता हो, लेकिन वाक्य में स्वतंत्र रूप से उसका कभी प्रयोग नहीं होता, तथा किसी शब्द के साथ जुड़ने पर ही उसका अर्थ व्यक्त होता है। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए आप, शब्द है जलज, जलद, जलधि, जलचर, नभचर, निशाचर, खग, स्वर्ग, सुखद, सुखप्रद, सुखदायी, स्वर्णकार, चर्मकार, अल्पज्ञ इत्यादि लिखते जाएं। राजनीतिज्ञ, ठीक। इनका अगर हम करते हैं समास विग्रह, तो बच्चों पहले ये देखो, मैंने बताया उपपद ज, द, धी, चर, चर, ग, द, प्रद, दाई, कार, ज्ञ, ये उपपद है, इनका अपना अर्थ निकलता है, लेकिन वाक्य में स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग कभी नहीं होता। इनका अर्थ किसी न किसी शब्द के साथ जुड़ने पर ही व्यक्त होगा। जैसे जय है, इस जय का अर्थ क्या होता है बच्चों? जय का अर्थ होता है जन्म लेना। क्या अर्थ होता है? जन्म लेना। अब जय का अर्थ स्वतंत्र रूप से वाक्य में कभी प्रयोग नहीं होता, किसी शब्द के साथ जुड़ने पर ही होगा। जैसे जल के साथ में जय जोड़ दिया जलज, नीर के साथ जोड़ दिया नीरज, पंख के साथ जोड़ दिया पंकज, ठीक है ना, इत्यादि। इस प्रकार से तो ये जो वारिज इत्यादि शब्दों में जय का अर्थ होता है जन्म लेना। अब जल में जन्म लेने वाला, इसका समास विग्रह तो यही होगा। क्या लिखेंगे? जल में जन्म लेने वाला। आप कहें गुरु जी इसको जलज को क्या हम बहुव्रीहि समास नहीं कर सकते? कर सकते ना बच्चों, बताया ना बहुव्रीहि समास हर समास में आता है, लेकिन उसका समास विग्रह अलग होगा। जल में जन्म लेने वाला है जो वह है, तब आएगा जलज, कमल के रूप में अर्थ। यहाँ पर केवल इतना ही लिखेंगे, जल में जन्म लेने वाला। अब देखो बच्चों, इसका अर्थ ज का अर्थ हो गया जन्म लेना, लेकिन जल के साथ किसी शब्द के साथ जोड़ा तभी तो इसका अर्थ व्यक्त हुआ, अन्यथा स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग कभी नहीं होता। कैसे? महिला ने किसी बच्चे को जन्म दिया, तो हम कभी अखबार में इस तरह से पढ़ते हैं कि महिला ने बच्चे को जय दिया। अब जय का अर्थ कई बच्चे मिस प्रिंट हो गया, हो सकता है कि जहर शब्द लिखा होता हो। जी नहीं, जय का अर्थ जन्म होता है और वो इस प्रकार से वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। दय का अर्थ होता है देना, जल देने वाला। अब ये थोड़ी कहेंगे सोहन ने मोहन को पुस्तक द
नहीं होता, इस प्रकार से प्रयोग नहीं करते। धी का अर्थ होता है धारण करना। आज आपने बहुत ही अच्छे वस्त्र धारण कर रखे हैं, ऐसे तो बोलते हैं, हम ऐसे तो नहीं बोलते ना, आज आपने बहुत ही अच्छे वस्त्र धी कर रखे हैं जी। इनका वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। प्रयोग कहाँ होता है? किसी न किसी शब्द के साथ जुड़ने पर, इसलिए इनको कहा जाता है उपपद। तो देखें इनका सबका समास विग्रह करते हैं। जल में जन्म लेने वाला, जलज, जलद, जल देने वाला मतलब जलज। याद रखना बच्चों, पानी का पर्यायवाची याद कर लेते हैं ना, तो उसमें पानी के पर्यायवाची में जय लगा दोगे तो कमल बन जाएगा, दय लगा दोगे तो बादल का पर्यायवाची बन जाएगा, धी लगा दोगे तो समुद्र का। जैसे नीर है, नीर में जय लगाओ, नीरज कमल बन जाएगा, नीरद बादल बन जाएगा, निर्धी समुद्र, तोय पानी को बोलते हैं, जय लगाओ तोयज कमल, तोयद बादल, तोयधी समुद्र। ठीक है ना। इसी प्रकार से अंबु शब्द पानी को बोलते हैं, जय लगा दो अंबुज कमल, अंबुद बादल, अंबुदी समुद्र। ठीक है। अब देखो जलधि, जल धारण करने वाला, जल धारण करने वाला। जलचर, चर का मतलब होता है विचरण करना। चर का अर्थ क्या होता है? विचरण करना। चर का मतलब चरना, खाना पीना नहीं, घूमना। चर का मतलब होता है घूमना, चर करना यानी मतलब विचरण करना। अब चर का अर्थ कई खाने पीने के रूप में भी लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिता बाजार में किसी काम से गए, पड़ोसी पूछे, घर वाले कोई और पूछे तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो आप क्या कहेंगे? बाजार में चरने गए। ये तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि चरने का मतलब यहाँ खाने पीने की बात होगी, लेकिन यहाँ जो चर की बात आ रही है वो विचरण की बात आ रही है, घूमने की बात आ रही है। तो क्या कहेंगे? जल में विचरण करने वाला, जल में विचरण करने वाला। अच्छा बच्चों, आगे शब्द लिखा नभचर। नभ मतलब आकाश, चर मतलब विचरण करना। तो क्या लिखेंगे? नभ में विचरण करने वाला। निशाचर, निशा किसे कहते हैं बच्चों? निशा, निशा शब्द रात्रि को कहते हैं। निशा किसे कहते हैं? रात्रि को। और चर मतलब विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला, मतलब रात्रि में विचरण करने वाला। निशाचर पर्टिकुलर शब्द किसके लिए? राक्षस के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो राक्षस क्यों कहा जाता है? बुरा कर्म करने वाला। रात्रि में जो घूमते हैं वो बुरे कर्म करने वाले ही घूमते हैं। ठीक है ना। जैसे राक्षस भूत प्रेत के लिए निशाचर शब्द का प्रयोग करते हैं। उल्लू को भी निशाचर कहते हैं क्योंकि वो रात को विचरण करता है, और रात में विचरण करता है चोर, तो उसको भी निशाचर कह सकते हैं। चोर के पीछे पुलिस भागेगी तो उसको भी निशाचर कह सकते हैं। आप और मैं यदि रात को यात्रा करके लौटें और रात्रि में कोई हमें पूछ ले, हे निशाचर कहाँ से आ रहे हो, तो बुरा नहीं मानना है, क्योंकि हम निशा में ही विचरण कर रहे हैं। तो आप उसको जवाब में भी क्या कह सकते हैं? उसको भी ये कह सकते हैं, हे निशाचर मैं जयपुर से आ रहा हूँ, क्योंकि वो भी तो निशाचर, रात्रि में वो भी तो घूम रहा है ना। तो निशाचर निशा में विचरण करने वाला कोई भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? निशा में विचरण करने वाला। खग, खय बोलते हैं बच्चों आकाश को। खय का अर्थ क्या होता है? आकाश। गय मतलब गमन करना, विचरण करना, घूमना। आकाश में घूमने वाला कौन? पक्षी के लिए प्रयुक्त करते हैं खग। खग अनेकार्थी है। बादल को भी कहते हैं खग, चंद्रमा को भी कहते हैं खग, पक्षी भी को भी कहते हैं। आपने पक्षी के पर्यायवाची में पढ़ा होगा जरूर। तो लिखें आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला या गमन करने वाला। फिर आता है स्वर्ग। यहां भी स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है। गय मतलब गमन करना, स्वयं का गमन, स्वयं का गमन, स्वयं का गमन। कहते हैं खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ये वही बात है। स्वयं का गमन होना ही स्वर्ग है। सुखद, सुख देने वाला,
क्या लिखेंगे? सुख देने वाला। ठीक है, लिखें इसी प्रकार से आगे, और इनको मिटा दूं आपने लिख लिया तो। सुखप्रद, प्रद मतलब प्रदान करना, सुख प्रदान करने वाला। क्या लिखेंगे? सुख प्रदान करने वाला। सुखदाई, दाई मतलब देने वाला। क्या लिखेंगे? सुख देने वाला। स्वर्णकार, कार का मतलब बच्चों यहाँ पर 4 व्हीलर नहीं है, कार मतलब काम करने वाला। कहीं आप ये कहते हो गोल्डन व्हीकल, गोल्डन व्हीकल नहीं है ये, स्वर्ण सोने का काम करने वाला, और सोना स्लीपिंग नहीं है, कहीं कोई सो रहा है और उसको कहते हो ये स्वर्णकार है। स्वर्ण का मतलब गोल्डन, यानी गोल्ड का काम करना, गोल्ड स्मिथ को कहते हैं स्वर्णकार, गोल्ड। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? स्वर्ण का काम करने वाला। फिर आता है चर्मकार, चर्म या चमड़े का काम करने वाला। अल्पज्ञ, ज्ञ का मतलब होता है जानना, अल्प मतलब कम, कम जानने वाला। क्या लिखेंगे? कम या अल्प जानने वाला। राजनीतिज्ञ, राजनीति जानने वाला, राजनीति जानने वाला। लिखो बच्चों इनको। चलें आगे, मिटा दूं। उपपद के बाद में आता है बच्चों लुप्त पद तत्पुरुष समास। हेडिंग डालें, लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसमें बच्चों जैसे शब्द लिखा है लुप्त पद, यानी पद जो है लुप्त होता है, और पद के साथ साथ यानी विभक्ति तो लुप्त होती है, पद भी लुप्त हो जाता है। कैसे? पहले परिभाषा लिख लें। वह सामासिक पद, वह सामासिक पद जिसमें न केवल विभक्ति बल्कि पूरा पद ही लुप्त हो जाए, पूरा पद ही लुप्त हो जाए, वो क्या कहलाता है? लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। कैसे? समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए शब्द लिखा है रेलगाड़ी, दूसरा शब्द है मालगाड़ी, आगे लिखें बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, डाक गाड़ी लिखो, ये ज़्यादा सही रहेगा, डाक गाड़ी। पकौड़ी, दही बड़ा, रसगुल्ला, मधुमक्खी, तुलादान, गुरु भाई, जल कौआ,
जलकुंभी इत्यादि। पहले इनका समास विग्रह कर लेते हैं। एक पर्णशाला लिख लो, ये भी परीक्षा में आता है कई बार, पर्णशाला। देखें समास विग्रह, जैसे रेलगाड़ी शब्द है, इसका समास विग्रह करते हैं, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब बच्चे कहेंगे गुरुजी रेल पर गाड़ी कैसे चलेगी, क्योंकि आप तो रेल बोलते ही ट्रेन को हो, लेकिन बच्चों रेल पटरी को कहते हैं। रेल किसे कहते हैं? पटरी को। इस रेल का अर्थ होता है पटरी। पटरी पर जो गाड़ी चलती है उसको कहते हैं रेलगाड़ी। ठीक है ना। अब देखो मैंने इसमें बताया ये जो विभक्ति है, विभक्ति का तो लोप होता ही होता है, पूरा पद ही लुप्त हो जाता है, ये पूरा लुप्त है। रेल गाड़ी दोनों शब्द हैं वही नजर आएंगे, इसके अलावा बीच की पूरी विभक्ति और पद लुप्त हो जाता है, इसलिए इसको लुप्त पद तत्पुरुष समास कहा जाता है। रेलगाड़ी का समास विग्रह हमने क्या लिखा? रेल पर चलने वाली गाड़ी। मालगाड़ी का क्या लिखेंगे? माल ले जाने वाली गाड़ी या माल ढोने वाली गाड़ी। माल पर चलने वाली गाड़ी मत लिख देना, बैलगाड़ी। बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। डाक गाड़ी, डाक ले जाने वाली गाड़ी। हाँ, डाक के लिए गाड़ी। तत्पुरुष समास का और भी भेद हो सकता है जिसमें के लिए लगता हो। के लिए किस में लगता है? संप्रदान तत्पुरुष समास। तो डाक गाड़ी में संप्रदान तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। पकौड़ी, तेल में पकी हुई बड़ी। दही बड़ा बच्चों ध्यान से देखना, दो तरीके से लिखा जाता है। अगर ऐसे लिखा है, बीच में योजक चिन्ह लगा है, तब तो हम इसको द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तो द्विगु समास का उदाहरण होगा या द्वंद्व समास का होगा? और विभक्ति का किसमें प्रयोग होता है बच्चों? द्विगु समास जो होता है उसमें तो केवल पद प्रधानता होती है संख्या के आधार पर। द्वंद्व समास जो होता है उसमें और आदि का प्रयोग किया जाता है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है अगर इसमें योजक चिन्ह लगा है। और योजक चिन्ह नहीं लगा तो हम इसे तत्पुरुष समास ये मानेंगे जो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा? लुप्त पद। तो इसका समास विग्रह क्या लिखेंगे? दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। रस में डूबा हुआ गुल्ला। मधुमक्खी, मधु में डूबी हुई मक्खी नहीं करना है, क्या लिखेंगे? मधु बनाने वाली मक्खी। मधु बनाने वाली मक्खी। तुलादान। अब तुलादान का मतलब ये नहीं है बच्चों एक तरफ 1.5 क्विंटल का आदमी बैठा है, दूसरी तरफ 100 ग्राम का वजन तोल करके दान कर दिया। अपने वजन के बराबर जो सामग्री होती है दान करने वाली, उसको तोल करके दान किया जाए, उसे कहते हैं तुलादान। तो क्या होगा? वजन के बराबर तोल कर दिया गया दान। वजन के बराबर तोलकर दिया गया दान। ठीक है। गुरु भाई, गुरु भाई का समास विग्रह क्या लिखेंगे? कई लिखते हैं गुरु है जो भाई, गुरु के समान है जो भाई। ये नहीं होते हैं, यहाँ पर दो समास विग्रह होते हैं बच्चों गुरु भाई का। एक तो ये होता है चाहे गुरु भाई हो या गुरु बहन। तो यहाँ गुरु भाई की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? एक ही गुरु से
पढ़े हुए शिष्य, और बहन है तो शिष्य हो जाएगा, और भाई है तो शिष्य, एक ही गुरु से पढ़े हुए शिष्य। दूसरा क्या होता है, गुरु का जो पुत्र होता है उसे गुरु भाई कहा जाता है, गुरु की पुत्री को गुरु बहन कहा जाता है। दूसरा समास में क्या लिखेंगे, गुरु का पुत्र है जो भाई, ये वाला। और दोनों में से एक चुनना हो तो पहले वाले विकल्प को प्राथमिकता देनी है, ठीक है। फिर आता है जल कौवा। जल में रहने वाला कौवा। गुरुजी ये कौन सा कौवा आ गया जो पानी में रहता हो, हम तो रेगिस्तान में रहते हैं, उड़ने वाले कौवे को देखा है, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। डिस्कवरी चैनल पर देखो, समुद्र किनारे जाओ, जादू जाने जो तुम डिस्कवरी चैनल देखोगे, जियोग्राफी चैनल देखो, उसमें मिलता है, मैंने भी वहीं देखा है। अपने यहाँ जो कौवा होता है उससे साइज में बड़ा होता है, चोंच लंबी होती है, हवा में उड़ता रहता है, अचानक पंखों को इकट्ठा करता है, पानी में गोता लगाता है, अंदर तैरता है, फिर बाहर निकल के उड़ जाता है। उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, जल में रहने वाला कौवा। जल कुंभी। कुंभी खरपतवार को कहते हैं, मशरूम को कहते हैं। जो खाने योग्य होती है वो मशरूम कहलाती है, और जो खाने योग्य नहीं होती, जिसको शाम की छतरी भी कहा जाता है, घास होती है एक, उसको जल कुंभी कहा जाता है, कुंभी कहा जाता है। जल में लगी हो उसको जल कुंभी कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। पर्णशाला। पर्ण किसे कहते हैं बच्चों? पर्ण कहते हैं जो पत्ते होते हैं ना, सूखे पत्ते, उनको बोलते हैं पर्ण। शाला मतलब घर। तो क्या लिखेंगे, पर्ण से बनी हुई शाला। पर्ण से बनी हुई शाला। शाला मतलब घर। देखें आगे, तत्पुरुष समास का जो अंतिम अन्य भेदों में अलुक तत्पुरुष समास, उस पर चर्चा करते हैं। अलुक तत्पुरुष समास जो है, हेडिंग डालें, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास। अलुक बच्चों देखें, इसमें क्या होता है, पूर्व पद के पश्चात कोई ना कोई विभक्ति अवश्य होती है। पहले लिखें, पूर्व पद के पश्चात कोई ना कोई विभक्ति अवश्य होती है। कैसे होती है, ध्यान से देखें। हमने जो तत्पुरुष समास के 6 भेद किए थे, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, उनके जितने उदाहरण वो सब के सब इसमें अलुक तत्पुरुष समास में आ जाएंगे बच्चों। तत्पुरुष समास से जो 6 भेद किए थे, उन 6 के उदाहरण सब के सब अलुक में आ जाते हैं, क्योंकि उनमें समास विग्रह करते हैं तो पूर्व पद के बाद कोई ना कोई विभक्ति अवश्य आती है। जैसे शब्द देखें, मृत्युंजय, धनंजय, मनसिज, ऊट पटांग, चूहेदानी, आराम कुर्सी, ठेकेदार इत्यादि। इनका अगर समास विग्रह करते हैं बच्चों तो देखें, 2 पद है इसमें, मृत्यु और जय, धन और जय, ठीक है, मन और सिज। अब मृत्युंजय का संधि समास विग्रह करते हैं तो क्या आएगा, मृत्यु को जय करने वाला, मृत्यु को जय करने वाला।
धन को जय करने वाला। क्या हो जाएगा ये? धनंजय, मृत्युंजय धनंजय। मनसिज, मन में जन्म लेने वाला, मन में जन्म लेने वाला। अब मैंने आपको क्या बताया था, पूर्व पद के पश्चात कोई ना कोई विभक्ति अवश्य होगी। तो देखो यहाँ पर को है, यहाँ भी को है, यहाँ पर मैं है, मैं जो है प्रथम पद के बाद है। इसी प्रकार से ऊंट पटांग, ऊंट पर टांग। चूहेदानी, चूहेदानी क्या लिखें? चूहे के लिए दानी, चूहे के लिए दानी। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। थोड़ा सा ठेकेदार, ठेके का दार, दार का मतलब होता है स्वामी, दार का क्या था बच्चों? स्वामी। तो देखो बच्चों, इनमें भी मैंने जो लिखे हैं उन सब में प्रथम पद के बाद में कोई न कोई विभक्ति अवश्य नजर आ रही है, इसलिए इनको कहा जाता है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास में बच्चों तत्पुरुष समास के जो सामान्य 6 भेद किए थे उन सब के उदाहरण यहाँ आ जाएंगे। तो बच्चों ये तत्पुरुष समास के अन्य भेद आज 4 हमने पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपके समझ में आए होंगे। आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे हम कर्मधारय समास। तब तक के लिए धन्यवाद।